नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देश में पहली बार पानी के नीचे मेट्रो की रफ्तार। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो का पीएम ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने किया स्कूली बच्चों के साथ सफर। आगरा में भी ताजमहल के पास मेट्रो का उद्घाटन। शाहजहां शेख मामले में ममता सरकार को डबल झटका। सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को सौंपा गया शाहजहां। पीएम मोदी का ममता सरकार पर वार। बोले, संदेश खाली की घटना से देश हुआ शर्मसार। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद। मिड कैप इंडेक्स निचले स्तर से सुधरकर बंद। आईटी, बैंकिंग, फार्मा शेयरों में खरीदारी। आरबीआई के एक्शन के बाद 20% टूटा जेम फाइनेंशियल। आरबीआई ने शेयर, डिवेंचर्स और आईपीओ लोन देने पर लगाई रोक। मन्नापुरम, एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस जैसे दूसरे एनबीएफसी शेयर भी 3 से 8% तक फिसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ मेट्रो में सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की। ये मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी से 13 मीटर नीचे बने ट्रैक पर दौड़ेगी। इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकरण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है। इसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। मेट्रो ट्रेन इस टनल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 1 मिनट में पार करेगी। इससे हावड़ा और कोलकाता की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आज से आगरा में भी मेट्रो दौड़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से वर्चुअली 6 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा स्टेशन पर मौजूद रहे। मेट्रो के उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने ताजमहल स्टेशन से ताज ईस्ट स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन में सफर किया। इस दौरान स्कूली बच्चे और जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। पहले चरण में मेट्रो ताज ईस्ट से मनकामेश्वर स्टेशन तक चलेगी। इसमें 3 एलिवेटेड और 3 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं। हर स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक 15.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड है। इसमें 14 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के बारासात पहुंचे। यहाँ उन्होंने बीजेपी की नारी शक्ति अभिनंदन रैली को संबोधित किया। इस रैली में संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी शामिल हुईं। रैली में उन्होंने संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली की घटना से देश शर्मसार हुआ है। इसके बावजूद टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनाहगार को बचाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने ममता सरकार को महिला विरोधी बताया और टीएमसी के नेताओं को अत्याचारी बताया। साथ ही बंगाल सरकार पर माफिया के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की हर माता बहन उनका परिवार है। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। हमार परिवार बंगाल की हर माताएं बहनें, ये मेरा परिवार है। बांग्ला
আর প্রত্যেক মা বোনেরা আমার পরিবার मोदी के शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। ममता ने कहा कि जो ताकतें बंगाल में अशांति फैलाना चाहती है उनके खिलाफ सबको एकजुट होने की अपील है। अपना संस्कृति को पसंद करते हर तरह हर लोग आइए आवाज उठाइए कि हमारा बंगाल में जो शांति है, हमारा बंगाल में जैसे एकता है, इसको परंपरा का रक्षा करने के लिए हमारा आवाज उठाना है कि बांग्ला आगे बढ़े तो अब भी आगे बढ़ेंगे। देश को बचाना है तो बांग्ला पहले भी आजादी का लड़ाई में सबसे ज्यादा लड़ाई किए थे, जागरण में भी लड़ाई किए थे, देश को जागृत किया था। ये बांग्ला के बचाने के लिए जो वंचित कर रहा है, जो दलित के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो पार्टी जो शोषित कर रहा है, जो वंचित कर रहा है, जो लूट कर रहा है जनता को, जनता का पॉकेट लूट कर रहा है, पॉकेट काट रहा है और खाली विज्ञापन देके भाषण देके बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव का टाइम में। आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं दिखा देता है। इसके लिए आप लोग मैं विनती करना चाहेंगे, आप मेहरबानी करके आइए और वादा लीजिए कि हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम एनआरसी करने नहीं देंगे। हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन बांग्ला टूटने हम नहीं देंगे। हम लड़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन हम बांग्ला का जो कल्चर है कोई भी कीमत पर हम उसको टूटने नहीं देंगे। आपको सबको पास मेरे विनती है, प्लीज कम एंड जॉइन द ब्रिगेड रैली। संदेश खाली के मामले को लेकर बंगाल में सियासी खलबली मची हुई है। शाहजहां केस में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट दोनों से झटका लगा है। पहले तो शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया है। इसके बाद शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप भी दिया गया। इधर संदेश खाली मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। महिला आयोग ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। बीजेपी ने शाहजहां शेख मामले में ममता सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा कि 55 दिन तक शाहजहां शेख को पकड़ा नहीं गया। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस के रवैये को पक्षपातपूर्ण बताया था। अब सीबीआई को मामला दिए जाने के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। पुलिस इज कंप्लीटली बायस्ड, उसको गिरफ्तार होने नहीं दे रही, दे आर नॉट हैंडिंग हिम ओवर। और सीबीआई की जो उन्होंने ऑर्डर किया कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जा रही है, उसके खिलाफ हु इज अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट? ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नॉर्मली जो रेपिस्ट होता है और जिसके खिलाफ ये होता है, ही गो ट्राइज टू गो अप। No, it's not that person who's appealing. It's the state government which is coming to the Supreme Court. बंगाल में संदेश खाली पर क्यों मचा है बवाल और मोदी बनाम दीदी की जंग में किसका पलड़ा है भारी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इप्सॉस इंडिया बस के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। कितनी बड़ी है पीएम मोदी की लोकप्रियता, बता रहे हैं नीरज वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक्त जो एकदम ताज़ा तरीन रेटिंग आई है वो 3/4 है। बहुत बड़ा नंबर है। स्क्रीन पे आपके सामने जो नंबर आ रहे हैं उसमें देखिए आप। दिसंबर 2022 में अप्रूवल रेटिंग यानी उनकी लोकप्रियता 60% थी। फिर फरवरी 2023 में ये बढ़कर 67 यानी 67% हो गई और सितंबर 2023 में ये 2% कम हुई और 65। लेकिन आज यानी फरवरी के महीने में जब आप देखेंगे बिल्कुल लेटेस्ट इनकी अप्रूवल रेटिंग, तो जहाँ राम मंदिर का भी पूरा प्रतिष्ठान हो चुका है, उसके बाद ये रेटिंग 75% तक पहुँच गई है। किसी के लिए भी ये बहुत बड़ी रेटिंग होती है कि पैन इंडिया आपको 3/4 लोग पसंद करते हैं। ये मोदी जी की लोकप्रियता है। अब इसको रीजन वाइज देखते हैं कि किस किस इलाकों में देश में कहाँ कितनी रेटिंग है।
तो अगर आप नॉर्थ जोन देखेंगे जिसमें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स आते हैं, वहाँ ये रेटिंग 92% है। अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व तरीके से ये बढ़ी है। और वेस्ट जोन में आएंगे जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट आते हैं, वहाँ पे ये 80% रेटिंग आती हुई दिख रही है। फिर आप ईस्ट जोन में जाएंगे यानी बिहार से लेकर के ऊपर नॉर्थ ईस्ट और बंगाल तक, वहाँ ये रेटिंग 84% है। बहुत ज़्यादा लोकप्रिय वहाँ पे भी हैं। वेस्ट साउथ में जहाँ पे भाजपा का बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है बीजेपी, वहाँ भी ये रेटिंग 35% है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है कि 1/3 रेटिंग आपको साउथ के स्टेट्स में मिल रही है। तो ये इस तरीके से पॉपुलरिटी है। किस एज ग्रुप में कितना पॉपुलर है मोदी जी, इसका भी एक आंकड़ा आपके सामने रखते हैं कि कौन कौन से वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा मोदी जी को पसंद करते हैं, किस एज ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा वो पॉपुलर हैं। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे कि 45 प्लस यानी 45 साल और उससे ऊपर के लोगों के बीच में 79%, 80 से एक कम परसेंट की उनकी पॉपुलरिटी है। 18 से 30 जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा वर्किंग लोग हैं, सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं, उसके बीच में 75% मोदी जी की पॉपुलरिटी है। और 31 से 45 जो मोस्ट प्रोडक्टिव एज मानी जाती है, वहाँ पे 71% पॉपुलरिटी है। यानी ये इप्सॉस का सर्वे दिखाता है कि अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द एज ग्रुप और ओवरऑल में बहुत बड़ी रेटिंग है। लेकिन महिलाओं और पुरुष के बीच में उनकी लोकप्रियता कितनी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने महिलाओं के लिए शुरू की हैं और इसीलिए पुरुषों से बाजी मारती हुई 1% ज़्यादा यानी महिलाओं के बीच में मोदी जी की लोकप्रियता 75% है। तमाम स्कीम्स उनके लिए शुरू की गई हैं, उसका इनको फ़ायदा मिला है। तो अगर आप पूरी बिग पिक्चर देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 3/4 लोकप्रियता के साथ मोदी जी इस समय पीक पर हैं। चुनाव आ रहे हैं। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व का हिस्सा बनना अपने आप में गौरव की बात है, खासतौर से युवा वोटर्स के लिए। चुनाव आयोग ने एक मुहिम शुरू की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। देखिए। की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। हो, 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 ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे हैं मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो, हो, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन ये फर्स्ट टाइम मन जी सर, सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज जोश रहा। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 409 पॉइंट चढ़कर 74,086 पर और निफ्टी 118 पॉइंट चढ़कर 22,474 पर बंद हुआ है। आज आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी हुई। ऑटो इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुआ है। बाकी हाल समझते हैं सुमित से। बताएं सुमित, आज की हाइलाइट्स। तो देखिए, आज बाजार को जो आखिरी में देख रहे हैं उनके लिए तो बाजार बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जिन्होंने दिन भर देखा है उनको पता होगा कि एक्चुअल में सिचुएशन रही क्या, क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप में सीवियर बिकवाली थी। आज लास्ट तक आते आते मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी और एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखा जाए तो करीब करीब हर
400-500 शेयरों की तेजी के सामने 1800-1900 शेयर जो कि बिकवाली में खड़े थे। तो फ्रंटलाइन इंडेक्स में रिकॉर्ड स्तर पहुंचा, मिड कैप इंडेक्स में बिकवाली रही। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई, लेकिन ऑब्वियसली बात है एक समय में बहुत ज्यादा बिकवाली थी, थोड़ी कम बिकवाली के साथ वो बंद हुए। आईटी, बैंकिंग, फार्मा इन्होंने सपोर्ट किया मार्केट को। आज मेटल की तरफ से बिकवाली थी। इसके अलावा ऑटो इंडेक्स में एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। आईटी में सेकंड हाफ में पार्टिसिपेशन आया, फर्स्ट हाफ में निफ्टी बैंक जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। तो एक एक्शन पैक्ड दिन था और प्रेशर था रियल्टी में, एनर्जी में, पीएसयूज में, जहां थोड़ी बहुत बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल आज लास्ट आवर में रिकवरी रही मिड कैप स्मॉल कैप में, और फ्रंट लाइन इंडेक्स में एक अच्छी खरीदारी के साथ बाजार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन रहा सुमित? तो एक बढ़िया तेजी रही बजाज ऑटो में, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। 12,000 रुपए की बातचीत कल प्रोमोटर की तरफ से आई थी, आज 8600 रुपए पे बंद हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक 2.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल 2% ऊपर, एक्सिस बैंक 2.25% की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अदानी एंटरप्राइजेस करीब 2.5% नीचे रहा, एनटीपीसी 2% नीचे रहा, बीपीसीएल 1% नीचे रहा, ओएनजीसी 1.5% नीचे रहा, यानी कि पीएसयूज में थोड़ी बहुत बिकवाली आज देखने को मिली। मिड कैप में टाटा इन्वेस्टमेंट लगातार तेजी में 9,500 के करीब, टीम लीज करीब 4% ऊपर, आलोक इंडस्ट्रीज 5% ऊपर, जेंसार करीब 4% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली वाले शेयरों में आईएफएल फाइनेंस 20% का लोअर सर्किट लगातार दूसरे दिन, महानगर गैस सिटी की रिपोर्ट का इंपैक्ट 15% नीचे, कैप्री ग्लोबल 14% नीचे और जेएम फाइनेंशियल करीब 11% नीचे आरबीआई के एक्शन के बाद। आज रियल एस्टेट में बिकवाली थी, शोभा में 6% नीचे, स्वान 3.5% नीचे, ब्रिगेड 4% नीचे और फिनिक्स करीब 1.5% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी और लार्ज कैप अंडर वैल्यूड है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ओवर वैल्यूड है। और कई मिड कैप और स्मॉल कैप, मुझे हैरानी नहीं होगी, ये साइकिल्स होती है मार्केट की, कई मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स यहाँ से 40 से 60% गिर सकते हैं। फाइनली एक व्यू बन रहा है कि शायद एक लार्ज कैप में आउट परफॉर्मेंस आ रही है और शायद मिड कैप में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट में ध्यान रखें और मार्केट में वार्निंग के साइंस हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर लें इस समय, खास तौर से ब्रॉडर मार्केट में तो कोई बुराई नहीं है। मार्केट अब मिड कैप और स्मॉल कैप में वाकई में इतना ज्यादा फ्रॉथी हो चुका है कि थोड़ा डर लग रहा है। जनरली जो कर्व होता है वो ऐसे होता है, लार्ज कैप ऊपर वैल्यूएशन, माइक्रो कैप मिनी कैप लोअर वैल्यूएशन। आज कर्व ऐसा हो गया है, लार्ज कैप का वैल्यूएशन नीचे है, उसके ऊपर मिड कैप है, उसके ऊपर स्मॉल कैप है, उसके ऊपर माइक्रो कैप है, उसके ऊपर मिनी कैप है और उसके आगे फ्रेम के बाहर एसएमई एक्सचेंज है। तो जब लोग पूछते हैं ना कि मार्केट क्यों गिरेगा, तो मेरा जवाब होता है कि रेगुलेटरी रिस्क। और मिड कैप और स्मॉल कैप ये एक पीक या फिर बबल वैल्यूएशन पर है। सिटी के डाउनग्रेड के बाद महानगर गैस में 15% की गिरावट रही और रिपोर्ट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को लेकर क्या है चिंताएं, बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो सिटी की एक रिपोर्ट आई है खास तौर से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लेकर, और सिटी ने महानगर गैस का जो टारगेट्स है उनको रिवाइज किया है डाउनवर्ड साइड पर। 1480 से घटाकर ये टारगेट्स को करीब 1405 किया गया है। और उनके कई सारे इंपॉर्टेंट बयान भी हैं जहां पर उन्होंने मार्जिन पर रेगुलेटरी रिस्क की एक बातचीत की है और शायद इंपैक्ट भी गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये भी बोला है कि पॉलिसी रिस्क से भी मार्जिन के ऊपर कुछ एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक पेट्रोलियम मिनिस्टर के बयान को भी उन्होंने रेफरेंस में लिया है, जिनका उनका कहना है कि थोड़ा एक कंसर्न रहेगा, जहां पर रिफॉर्म का जो पूरा फायदा है ग्राहकों को नहीं मिला है और इसका इम्पैक्ट आने वाले समय पर ज़्यादा जो सीजीडी कंपनीज हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं और इसके ऊपर वो कुछ कदम भी उठा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक प्रेशर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि तमाम सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के प्रॉफिट पर रहेगा, जिसके दम पर आज एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस जैसे शेयरों में एक अच्छी खासी बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। देश जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा था, तब साइबर क्रिमिनल इस इवेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन सरकारी एजेंसियों की सक्रियता के आगे उनके इरादे का नाकाम हुए। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। पूरा देश जनवरी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि रंग में भंग डालना चाहते थे। सरकार को इसका अंदेशा पहले से था, ऐसे में सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। 250 से ज़्यादा वेबसाइट्स को सरकार ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी और जनवरी के अंदर ही करीब 140 IP एड्रेस सरकार को ऐसे मिले जो कि पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज थे। सरकार ने इनको ब्लॉक कर दिया गया। एक बड़ा हमला हमको 21 जनवरी को हैकर्स की तरफ से देखने को मिला। हैकर्स ने
राम मंदिर से जुड़ी हुई वेबसाइट, प्रसार भारती की वेबसाइट्स या यूपी का जो दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक करने की कोशिश की। करीबन 1250 आईपी एड्रेस थे जो कि कॉम्प्रोमाइज थे। सरकार ने पाया कि इसमें से 999 एड्रेसेस चाइना से थे, बाकी जो है वो पाकिस्तान से थे। तो सरकार ने इन सबको ब्लॉक कर दिया। इसके साथ जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो हैदराबाद से दो एड्रेसेस के जरिए वेबसाइट पर बहुत सारा डाटा भेजने की कोशिश की। ये ऐसा किया इसलिए किया गया ताकि वेबसाइट जो है वो ब्लॉक की जाए। करीबन 5 करोड़ लोगों ने 15 मिनट के अंदर अंदर उस वेबसाइट को एक्सेस किया और हैदराबाद के 2 आईपी एड्रेस से ये हुआ था। तो सरकार इसको लेकर के पहले से ही तैयार थी और सरकार ने इसको भी काबू में पा लिया। तो खासतौर पर कि सरकार का जो अंदेशा था कि कुछ लोग यहाँ पर हैक करने की कोशिश करेंगे, वो कोशिश भी हुई, लेकिन सरकार की तैयारी के चलते उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। सरदार पटेल की ये कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है। मुझे आकर्षण पैदा करके अटकना नहीं था, मुझे वहां से प्रेरणा पैदा करनी थी। ये गुजरात के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक था, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि इस प्रोजेक्ट को विकास, वृद्धि और समृद्धि के प्रतीक के रूप में खड़ा किया जाना चाहिए और इस बात का प्रतीक बना रहेगा कि भारत की अखंडता सिर्फ कहने या सुनने की बात नहीं बल्कि एक सच्चाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। गुजरात में 250 किसान मॉल खुलने वाले हैं। इन मॉल्स में किसान सीधे अपनी फसल बेच पाएंगे और वहां से ग्राहक खरीदारी कर पाएंगे। गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की इस पहल पर देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। कुछ समय बाद गुजरात के ज्यादातर शहरों में आपको गुजको मार्ट नाम से मॉल दिखेंगे। गुजरात की सहकारी संस्था गुजको मासूल यानी गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इस मॉल में अनाज, सब्जी और अन्य उत्पाद खुद खरीदेंगे और किफायती दाम में लोगों को बेचेंगे। इससे किसान और आम ग्राहकों को सीधा फायदा होगा। भारत की ये पहली सहकारी रिटेल चेन होगी। और हमने सोचा है कि अभी कम से कम 250 मॉल गुजरात में अलग अलग सिटी से लेके 10,000 की बस्ती जहाँ हो वहाँ तक ले जाना है। तो मॉल वाले जो है वो खुद बिकने के लिए, क्योंकि उनको मुनाफा इनमें से लेना है कि क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस, किसानों को प्राइस मिलेगी और खाने वालों को किफायत प्राइस से मिलेगा और क्वालिटी मिलेगी। मॉल का साइज 750 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक होगा। संस्था को उम्मीद है कि इससे बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट पर गुजरात कोऑपरेटिव 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेगी। अगर 250 मॉल गुजको मार्ट खोल रहा है तो किसानों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अभी जो माल बिक रहा है वो उससे भी अच्छा भाव मिलने की उम्मीद है। अगर ये मॉडल गुजरात में सफल होता है तो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। किसानों की पैदावार अगर सीधे मॉल के अंदर बिकने जाएगी तो न केवल किसानों का फायदा है, लेकिन इससे अनाज और सब्जियों के दाम में भी आगे जाकर कटौती हो सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और जुड़े रहिए हमसे 24 घंटे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार। सरदार पटेल की